लिख के आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उसका बुनियादी कारकुन रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 8 साल अयूब खान के वजीर खारजा रहे, बुनियादी तौर पर अपना भाषण लगाया। सिकंदर मिर्जा ने सबसे पहले उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चुना कि ये सही बंदा है, भाषण के साथ चलेगा, इसको 8 साल। और फिर आप देखें 8 साल तो चले, अयूब खान के समझ में आया, चलो जी उस वक्त वो ले गए। जब जमात बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और 82 सीटें मगरबी पाकिस्तान में ली। उसके बाद जनाब ये सीटें लेने के बावजूद, इतनी भारी अक्सरियत मगरबी पाकिस्तान में लेने के बावजूद याह्या खान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नवाज शरीफ साहब हमारे इत्तेहादी हैं, वो भी बहुत बातें आजकल करते हैं, लेकिन वो भी ज़ियाउल हक की उस दौर के वो सियासत में आए हुए। इसमें कोई शक, इसमें कोई इत्तेहादी है नहीं है, कोई अच्छा किसी को लगे बुरा लगे, लेकिन ये सब फिर आप आज देख लें जितने लोग हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी आज जो है वो आज मुशर्रफ गए हुए तो अभी 4 साल हुए भाई। 4 साल पहले तो तुम इनके साथ बैठे हुए, तो तुम तो कहते हैं कि वर्दी में इसको 100 दफा मुंतखब करा के आप असेंबली में पहुंचाएंगे। ये वो लोग जिन्होंने फौजियों के साथ फौजी दौर में ताउन किया, उनको मैं ये कहता हूँ सियासत का हक उनको भी है, लेकिन फौजी हुक्मरानों के खिलाफ बात करने का हक उनको नहीं। ये फौजी हुक्मरानों के खिलाफ बात सिर्फ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उसके पैरोकार कर सकते हैं, जो तमाम 60 साल की तारीख की बात कहती है कि आप देख रहे हैं जब अयूब खान आता है, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को निकाला जाता है और केएच खुर्शीद को सदर बनाया जाता है। जब अपना ज़ियाउल हक आता है, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को निकाला जाता है और जनाब अपने पिटुओं को सदर बनाता है। टंके की चोट पर हम उनकी मुखालफत करते हैं, 12 दफा जेल में जाते हैं, लेकिन हम उनको कबूल नहीं करते। जब मुशर्रफ आता है, चलें ये अलग बात है कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने अपना मुद्दत पूरी की, लेकिन वो जाते हैं और उसके बाद जो है जो आज फौजियों की मुखालफत करते हैं वो उसके दौर में जो है वो इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। तो ये जनाब हम इसलिए ये बातें कर सकते हैं, फौज के हक में भी कर सकते हैं, खिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बाजी जो है इस हवाले से बिल्कुल साफ, कभी कोई नहीं कह सकता। आज़ाद कश्मीर में ये मैं आपको बताता हूँ, ये तारीख है आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और उस मार्शल लॉ लगने के बाद पहले सियासी कैदी जो थे मार्शल लॉ के ज़ाब्तों के तहत वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब थे, फिर मार्शल अयूब खान की हुकूमत थी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ और कि ये चीज़ें हमारे साथ, इसलिए हम फौजियों की कोई मुखालिफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि फौजियों का इक़्तिदार संभालने का कोई हक नहीं। और बड़े हमारे करीबी लोग फौज में रहे, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, लेकिन हमने उनकी मुखालफत की सिर्फ इसलिए कि ये हमारे नज़रिए के खिलाफ। लेकिन वो जमातें जो एक फौजी हुक्मरान के साथ या दूसरे के साथ या तीसरे के साथ या चौथे के साथ रही हैं और उनके उस इक़्तिदार से उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है, सियासी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ वैसे नाम लिए बगैर कहता हूँ कि एक साहब को आजकल वो थोड़े से उनका भी मसला बन गया, वो बार बार ये कहते थे कि मुझे परवेज मुशर्रफ ने मुझे वज़ारत उस्मा मुझे पेशी की, मैंने उसकी वज़ारत उस्मा ठुकरा। बार बार कहते, लोग समझते थे अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है। बात साबित ये हुआ कि इसने परवेज मुशर्रफ की वज़ारत उस्मा ठुकरा दी, उसकी सुई गैस की इसने एजेंसी ले ली सी, मतलब आपने वज़ारत उस्मा ठुकरा दी और एजेंसी जो है वो गैस की पकड़। ये ज़ाती वफादार का खेल जो है इसको बंद होना चाहिए, चाहे वो फौज करती है चाहे वो सियासतदान करते हैं। और अब तो सामने सारे आ रहे हैं और सामने आपको पता लगेगा कि फौज में भी अच्छे लोग हैं। अब असम बेग के लिए सारे लोग कहते थे कि जनाब इसको मौका मिल रहा था, इसने सदारत नहीं ली, लेकिन इसने फौज के चीफ के तौर पर काम किया। इसने उस वक्त जब ज़ियाउल हक का जहाज का हादसा हुआ तो ये पाकिस्तान का हुक्मरान बन सकता था, सब समझ आए वो पाकिस्तान का हुक्मरान बनता, तो फौजी हुक्मरान तो पहली दफा पाकिस्तान में तो नहीं बने, ये सारा यूरोप जो है हिटलर खुद देख लें, ये सब फौजी हुक्मरान रहे। मोसोलिनी देख लें, ये सब जहाँ जमहूरियत है, यहाँ सब यहाँ क्रॉमवेल जो बादशाह जमहूरियत का समझता रहता है वो भी एक डिक्टेटर था, 10 साल उसने भी डिक्टेटरशिप। ये कोई जुर्म नहीं है कि फौजी हुक्मरान कब्जा करके बैठ जाए, लेकिन फौजी हुक्मरान जो है वो बहरान गेट के पैसे तकसीम करने लगे। ये सबसे बड़ा जुर्म है कि आप सियासत को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी हुकूमत करें, सियासतदानों को साथ मत मिलाएं। और सियासतदान भी जो फौजी हुक्मरानों के साथ मिले उन्होंने सारे निजाम जो भी मिला इन 64 सालों में जो भी मिला, और ये मैं आपसे करता हूँ
या बड़े बड़े लोगों की विजन की बात की जाती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन की बात की जाती है, मुझे भी लोग पूछते हैं ये तस्वीर आपने क्यों उतार दी है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जिस विजन, चाहे वो किसी का है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है आज भी उसमें वो आज भी 50 साल आगे 100 साल आगे का वही विजन है जो कायद आज़म मोहम्मद अली, जिस विजन के नतीजे में आज आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान है और यूसुफ रज़ा गिलानी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ऐसे विजन को मुस्तरद करने की जरूरत है, कम से कम हमने उसको ये क्या विजन, ये क्या विजन है? क्या आपको ये नहीं पता लगा कि आपने इस जमात में इलेक्शन नहीं करवाए, आपने इस जमात सबसे पाकिस्तान की बड़ी जमात है उसमें कोई इलेक्शन नहीं है और उसका उस इलेक्शन ना होने का नतीजा आखिर में ये निकला कि एक दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो खुद 20 साल और वो ताहयात चेयरपर्सन बन गई पाकिस्तान की मुस्बत, और जिस दिन वो गई तो उनकी एक वसीयत किसी एक ने निकाली, उसने कहा वसीयत के जरिए मैं आप चेयरपर्सन, मेरा बेटा चेयरपर्सन और मैं जो हूँ मैं वो चेयरपर्सन। तो ये विजन जो है इसको मुस्तरद करने की जरूरत है और ये इसी 70 आदमी मैंने गिने आज 70 है, ये मिला के 70 से 90 बन जाते हैं और 20 एक स्टेज पे भी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आप इसकी फिक्र छोड़ दें, हम 70 हैं, 90 हैं, 400 हैं, 200 हैं, ये अगर आज भी आप साहब आए हो जाए ना ये 70 आज ही अगले दाव में किसी रह गई है, ये बात ठीक है क्योंकि उन्होंने एक सियासी रिश्वत की बाकाया मुनज़्ज़म तहरीक। मैं आपसे कहता हूँ कि CMH है रावला बोर्ड, अब मुझे ये कल की बात मुझे दोस्त CMH रावला बोर्ड में भर्ती हो रही है, आप अंदाजा करें CMH रावला बोर्ड में भर्ती हो रही है, वहाँ एक फौजी ब्रिगेडियर भी बैठा हुआ है, वहाँ एक उनका MS भी बैठा हुआ है सिविलियन, और भर्ती जो हो रही है वो प्रेसिडेंट हाउस जो है वो मुजफ्फराबाद का। आप अंदाजा करें कि मसद चपरासी और जो नायब कासिद है उसकी भर्ती भी प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर में होता है। जहाँ इदारों का ये हाल हो गया हुआ है, वहाँ आप और मैं अगर बचे रहे तो ये बड़ी बात है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ तो शाह साहब को मैं कहता हूँ क्योंकि शाह साहब वो जो आखिरी दफा की 35 होंगे उनमें भी शामिल होंगे, तो ये आप मिलकर इंशाल्लाह चलाएंगे। आप इससे बेफिक्र रहें कि तादाद कितनी है, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि तोड़ने का अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हो रहा है, किताबें आपके सामने जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है, उनसे भी कई बातों का इख्तिलाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमें एक सिमत नजर आती है, उनके फैसलों में एक सिमत कब से कब नजर आती है, एक कमजोर फैसले भी हैं, ज़्यादा बात उस पर नहीं करते, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमें फिर भी उनमें एक सिमत नजर आती है और वो सिमत जो है वो इंशाअल्लाह हमें एक बेहतर रास्ते पर ले जाएगी। हमने आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि जब हम असेंबली में थे उस वक्त आज़ाद कश्मीर में जुडिशरी के जो फैसले हुए हमने उसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की थी। तो आज आज़ाद कश्मीर में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, ये जरूर कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में कम से कम ये बात साबित हुई कि अगर आप किसी को गलत तरीके से उठाकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाएंगे तो उसको भी निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। और आज़ाद कश्मीर में मैं राजा फारूक अहमद साहब को ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया है। मैंने इसकी इब्तिदा की, मैंने तहरीक, मुझे पता है कि उस वक्त जब मैंने तहरीक इब्तिदा लाई थी चीफ जस्टिस के खिलाफ तो उन्होंने कहा था तुम 6 महीने पक्के अंदर जाओगे, इसका तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। असेंबली में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड तुम तकरीर कर रहे हो चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तुम्हारा तो कोई रास्ता नहीं। फारूक अहमद साहब भी मेरे हमदर्द होने के बावजूद ये कह रहे थे कि अगर मुश्किल रास्ता आपने अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा इंतजाम बनाया और उन्होंने वो चीफ जस्टिस फारिग किया। मेरी उन चीफ जस्टिस साहब से कोई जाती मुखासमत नहीं है, मैं आज और वो मिलते हैं, बड़े गले मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन गलत तरीके से जो काम भी हुआ हमने उसको बुखार कर दिया। ये काम इंशाअल्लाह करते रहेंगे और ताकि होगी कुछ। तो मैं आपको ये तारीफ करता हूँ। मैं एक बात आपको कहता हूँ कि ये अभी पिंडी इस्लामाबाद डिवीजन की अपना तनसीब साजी, मैं इनसे कहूँगा ये 4 साथी हैं कि ये इसके बाद जो है वो रावलपिंडी की अलग और इस्लामाबाद की अलग ये तनसीब साजी करें और फिर इसको बहुत से, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारे अक्सर 2 परमानेंट फीचर्स हैं, एक 19 जुलाई के हवाले से जो करारदाद आपके पाकिस्तान के हवाले से वो आप करते हैं, दूसरा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की बरसी के हवाले से, तो उसमें आप जो है वो ज़्यादा रोल जो है वो इस तनसीब का हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तनसीब को आगे इस्लामाबाद की अलग तनसीब बनाएँ और रावलपिंडी की अलग तनसीब बनाएँ
اور اس کو بھی اتنا مؤثر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں مؤثر، کیونکہ یہ بڑا گڑھ ہے آزاد کشمیر کی سیاست کا بھی، تو اس میں اپنا اپنا کردار ہم سب ادا کریں گے۔ میں پھر آخر میں میرے بات کرنے کے لیے کوئی بات ایسی چلی چلے تو میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے، میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں۔ میں یہی سے اب ادھر سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، میں یہاں چلا ہوں، میں لیٹ ہو گا، یہ جو باقی ساتھی کی بات آپ سنیں، اور میں ان سے کہوں گا ریاض صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں کہ میں ہماری یہاں موجود ہیں، میں پھر یہ کہ بڑا بنا لیتے ہیں یہ میں ان کا میں ابھی کل کسی کو بتا رہا تھا کہ میں کوئی امتحان نہیں تھا، میرا ایک امیدوار تھا سٹیزنشپ کے لیے، اور میں مجھے اس سے بڑا دھچکا بھی لگا ان کی ناکامی سے، کیونکہ تھوڑی سی اس میں سیاسی ایک حکمت عملی تھی جس وجہ سے ہم نے شیخ فضل کریم صاحب کو اپنا امیدوار بنایا تھا، لیکن ہماری پوری کوشش کے باوجود یہ سٹیزن منتخب ہوئی۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارے 92 سے آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں مرکزی الیکشن میں یہ جنرل الیکشن ہوا ہے جو سیکرٹری جنرلشپ کا، جس میں یہ آپ کو بات ہے، لیکن میں اس کے باوجود اختلاف نہیں کرتا۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نبیلہ شاہ صاحب کو بتا بھی رہا تھا کہ میرے پاس امریکن ایمبیسی کی دو پولیٹیکل شعبے سے، سیاسی شعبے سے دو خواتین آئی، تو وہ خیر کافی لمبا انہوں نے ڈیڑھ ایک گھنٹہ بیٹھی، تو آخر میں انہوں نے ہماری کمزوریاں بہت ساری پکڑنے کی کوشش کی، ہر چیز کا آپ نے جواب دیا یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، تو اس کے پیچھے کوئی منطق تھی۔ ایک چیز جو وہ جنرلی آج پاکستان کی سیاسی جماعت کی کمزوری سمجھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی کمزوری سمجھی جاتی تھی، لیکن بھارتی محنت کو اپنے ساتھ شامل کر کے تھوڑا سا انہوں نے اپنا مصروف چہرہ بھی جو ہے بات میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، انہوں نے کہا یہ بھارتی محنت صاحب جب تک گئی ہیں، جب سے گئی ہیں ابھی وہ 4-5 دن ہوئے، جب سے یہ گئی ہیں نون لیگ میں، تب سے کوئی پتہ لگا کہ عورت کا کوئی مقام نون لیگ میں بھی ہے۔ تو میں مجھ سے وہ ایمبیسی کی سیاسی شعبے سے جو خواتین آئی تو انہوں نے کہا بھی آپ کی اب یہ ہماری خوش قسمتی تھی، کوئی قسمت نہیں تھی، اور مطلب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں کوئی خاتون بھی عہدے دار؟ میں نے کہا کہ میری جماعت میں جو دوسرا بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے نا، ویسے تو چیف آرگنائزر بڑا ہے، لیکن میں نے کہا دوسرا بڑا عہدہ جو ہے وہ خاتون کے پاس ہے، وہ منتخب ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم سے کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جہاں اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے وہاں اس کے ایڈوانٹیجز بھی۔ میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ آج کی محفل کی حد تک اجازت ہے کہ آپ میرے پاس اس ویسے محفل میں مجھے آخر میں بات کرنی چاہیے، تو ایک آدھی دفعہ یہ کام ہو چکا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ تو میں یہ کوشش میری یہ میں جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ محترمہ اپنا انصا ابھی محترمہ کو کیسے تو محترمہ نبیلہ شاہ صاحب جو ہے وہ سمپ کریں گے اس ساری چیز کو، جو میں نے بات کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور آخری بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے سیریس صاحب، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کو سمپ کریں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سن کر جائیں گے، اور میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں جناب